गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग आज बात करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स का। और ये रोटेशनल डायनामिक्स में जेई मेंस के हिसाब से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो रोटेशनल डायनामिक्स में मेनली चार टॉपिक है। एक तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा है टॉर्क और तीसरा है एंगुलर मोमेंटम और चौथा है आपका रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन तो इस साल हटा दिया गया है, इसलिए इसका तो बात नहीं करेंगे। बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसमें पहला बात करते हैं कि एक मान लीजिए ये एक्सिस है, एक्स एक्स डैश एक्सिस है और एक पार्टिकल एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो इस पॉइंट पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया गया है, दैट इज आई इज इक्वल टू स्मॉल एम आर स्क्वायर। इसमें आई ऑब्वियस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, स्मॉल एम है मास ऑफ पार्टिकल और ये जो स्मॉल आर है इसको ध्यान रखना है कि इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। अब इसी पर जो क्वेश्चन आपको दिखेगा, जो पूछा गया है या पूछा जा सकता है कि दो पार्टिकल है m1 और m2 मास का पार्टिकल है, इसके बीच का सेपरेशन L है और एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर इसको निकालते हैं तो ये आता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर। ये इसी को हम बोलते हैं म्यू एल स्क्वायर। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि मान लीजिए कि हम कहते हैं कि इस बार अपने पास दो पार्टिकल के बजाय तीन पार्टिकल हो और ये किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर हो, साइड लेंथ L है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो फिर सोचने का हमारा तरीका वही है कि ये A, B और C पार्टिकल्स है और अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का चाहिए, मतलब A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस B का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस C का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस इज ml/2 का स्क्वायर, B का तो 0 हो गया और C का ml स्क्वायर, एंड दिस इज 5/4 ml स्क्वायर। अगर तीन पार्टिकल के बदले मान लीजिए चार पार्टिकल है, ये भी आप देखिएगा कि पूछा गया है और जो भी हम बात बता रहे हैं वो 2 साल 21 और 22 के आधार पर हम बता रहे हैं कि 4 पार्टिकल्स है, 1 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 3 किलोग्राम का, 4 किलोग्राम का। अब किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। सेम तरीका है, इसके अबाउट चाहिए या इसके अबाउट चाहिए या इसके अबाउट चाहिए, किसी भी एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब बात आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिजिड बॉडी का।
तो रिजिड बॉडी चाहे किसी भी शेप और साइज का हो, चाहे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी का अगर बात करें, तो रिजिड बॉडी चाहे किसी भी शेप और साइज का हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना एक 4 स्टेप प्रोसेस है। उसमें पहला स्टेप है एलिमेंट कंसीडर करना, दूसरा स्टेप है इस एलिमेंट का मास लिखना, तीसरा स्टेप है इसी एलिमेंट का जिस एक्सिस के अबाउट पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, एंड दिस इज dmr²। और चौथा स्टेप है इसको इंटीग्रेट कर देना। ये आप कोई भी शेप और साइज का अगर रिजिड बॉडी है तो इस 4 स्टेप प्रोसेस को आप अप्लाई करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हैं, चाहे रॉड हो, चाहे डिस्क हो, चाहे रिंग हो, चाहे हॉलो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे कोन हो, हर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी 4 स्टेप प्रोसेस को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। अब एक और चीज है, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कहता है उसको ध्यान दीजिए कि एक मान लीजिए कि किसी भी शेप और साइज का एक रिजिड बॉडी है और इसका ये सेंटर ऑफ मास है, और इस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला ये एक एक्सिस है, और इस ए बी एक्सिस का एक ही खास बात है, वो ये कि ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो इस एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई भी एक्सिस कंसीडर करें, मान लीजिए कि d डिस्टेंस पर इसको कंसीडर करते हैं, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि ICD इक्वल टू IAB प्लस MD², या इसी को कहते हैं I इक्वल टू I0 प्लस MD²। यहाँ ध्यान रखिए कि M यहाँ पर उस बॉडी का मास है जिस बॉडी के लिए या जिस पार्ट ऑफ बॉडी के लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना चाहते हैं, और D जो है दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। उसके बाद है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अगर बात करें तो ये उस बॉडी के लिए अप्लाई होता है जो एक प्लेन में लाई करे, और मान लेते हैं कि ये एक एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस कह दीजिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया Ix है। इस एक्सिस का एक खास बात है कि ये बॉडी के प्लेन में प्रेजेंट है। एक दूसरा एक्सिस है, इसको हम y एक्सिस कह देते हैं। इस y एक्सिस का 2 खास बात है, एक तो ये बॉडी के प्लेन में प्रेजेंट है, और दूसरा ये कि ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और एक तीसरा एक्सिस कंसीडर करते हैं जिसको z एक्सिस बोलते हैं, और इस z एक्सिस का 3 खास बात है। पहला कि ये दोनों ही एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दूसरा कि ये दोनों ही एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से गुजरता है, और ये ध्यान रखना है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इस बॉडी के प्लेन में कहीं भी हो सकता है। एक मिसकंसेप्शन रहता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ मास पर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। और ये जो z एक्सिस है, इसका तीसरा खास बात यह है कि ये बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। अब मान लीजिए कि इसी के आधार पर अब हमसे एक मान लीजिए कि क्वेश्चन करता है, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स टेंजेंट,
अबाउट इट्स टेंजेंट। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, तो ये एक डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट तो पता है, इसको आप जेड एक्सिस कह सकते हैं, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है कि भाई mr²/2। हमको अगर टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ये टेंजेंट जब भी होता है तो वो बॉडी के प्लेन में प्रेजेंट होता है। आप जो है इसको टेंजेंट नहीं बोल सकते। टेंजेंट बॉडी के प्लेन में प्रेजेंट होता है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। उसके लिए हमको सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और उसके लिए हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड, आई एक्स इक्वल टू आई वाई है, इसलिए आई एक्स इक्वल टू आई जेड बाई 2 एंड दिस इज mr²/4। और अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख सकते हैं, और इसके लिए कुछ नहीं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट अगर बोलना है, तो दिस इज आई नॉट प्लस md²। आई नॉट है mr²/4 प्लस mr² एंड दिस इज 5/4 mr²। अगर आप इस ढंग से पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, और ये 4 स्टेप प्रोसेस जो हम बोले हैं अप्लाई करने के लिए, उसको अप्लाई करके किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, तो नेचुरल है कि आप इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है, वो डेफिनेटली सॉल्व होगा। और ज्यादातर क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही जेईई मेंस में पूछा जाता है। अब बात करते हैं टॉर्क का। तो मान लीजिए कि एक बॉडी है जो वर्टिकल प्लेन में सस्पेंडेड है, और ये पॉइंट O पर सस्पेंडेड है, और इस बॉडी पर हम एक फोर्स लगाना चाहते हैं। क्यों भाई फोर्स लगाना चाहते हैं? जिससे कि हम इस बॉडी को घुमा सकें, क्योंकि टॉर्क ही वो एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम फोर्स लगाए, कहां फोर्स लगाए? इस पॉइंट को हम P कह देते हैं। तो ये जो OP है, दिस इज वेक्टर R। ये वेक्टर R क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये वेक्टर F अप्लाइड फोर्स है। तो इस अप्लाइड फोर्स के कारण जो इस बॉडी पर टॉर्क लगेगा, दैट टॉर्क इज डिफाइंड एज वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। टॉर्क पर जब भी क्वेश्चन पूछा है लास्ट 2 इयर्स में, ये इसी R क्रॉस F पर पूछा है, इसलिए इस बात को ध्यान दे दीजिएगा कि वेक्टर R क्या है? वेक्टर R है पोजीशन वेक्टर of the point of application of force, point of application of force from the axis of rotation, और वेक्टर F है अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी, और वेक्टर टाउ तो क्लियर ही है, दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी। अब बात एक चीज ये है कि इसी R को लिखने में हम लोग गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमसे क्वेश्चन कहता है कि एक बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स कुछ भी I + 2J + 3K है। कहाँ लगा रहे हैं? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2, 3, 4 है, और हमसे कहता है कि टॉर्क बताइए इस फोर्स के कारण
about an axis passing through the point A and this is 1 2 3। तो पहला बात तो ये कि वेक्टर आर क्या है, वेक्टर आर है एपी वेक्टर। एपी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और इसको अगर कीजिएगा तो आई प्लस जे प्लस के आएगा, और आर क्रॉस एफ लिखना है तभी तो टॉर्क आएगा। और ऑब्वियस है कि आर क्रॉस एफ अगर लिखना है तो इसमें फर्स्ट वेक्टर ए है, सेकंड वेक्टर एफ है, और किसी भी दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो ऑब्वियस है कि आई जे के लिख देते हैं। उसका कौन पहले लिखा हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, जिसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं उसमें जो फर्स्ट वेक्टर है वह वेक्टर है आर, और उसका जो कंपोनेंट्स है वो 1 1 एंड 1 है। उसके बाद एफ का है दिस इज 1 2 3, और इस ढंग से अगर इसको ब्रेक कर दीजिएगा तो आपको टॉर्क आ जाएगा। ये तो पहला बात हुआ। अब इसी में अगर और बात करें तो टॉर्क जो वेक्टर टाउ है दिस इज आर क्रॉस एफ, और किसी भी दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उस दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। तो वेक्टर टाउ इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर आर, इसलिए टाउ और आर का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू 0। वेक्टर टाउ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर एफ, इसलिए टॉर्क और फोर्स का भी जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी 0 होगा। इंटरेस्टिंग बात कि अप्लाइड फोर्स के कारण जो टॉर्क होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। टॉर्क और जो फोर्स है उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। इसलिए अगर इसी में और बात करें कि मान लीजिए कि अप्लाइड फोर्स के कारण जो टॉर्क डिफाइन किया गया है दिस इज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, और इसी को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज आर एफ साइन थीटा एफ इंटू आर साइन थीटा, और यहां पर आप देखिए एफ तो ये है दिस इज द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, और यहां से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करें तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू डी। मतलब कि अप्लाइड फोर्स के कारण जो टॉर्क है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और यहां पर आप कह सकते हैं कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं मोमेंट। इसलिए यहां पर बोल सकते हैं कि टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। अब यही बॉडी मान लीजिए घूमने लग जाए तो उस कंडीशन में जो टॉर्क होता है दैट इज टाउ इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है और उसको हम निकाल सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो टाउ है ये रिजल्टेंट टॉर्क है। हालांकि यहां पर एक ही फोर्स लग रहा है इसलिए एफ इंटू जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो टॉर्क हो गया, लेकिन अगर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट होता तो हर फोर्सेस के कारण हम टॉर्क निकालते और उसके बाद दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा कर देंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन अपने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, अगर एंगुलर मोमेंटम का हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी मूविंग पार्टिकल का, मान लीजिए एक पार्टिकल है मास m है और ये v वेलोसिटी से इस ढंग से मूव कर रहा है, इस मूविंग पार्टिकल का किसी एक्सिस के अबाउट
जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया गया, मान लीजिए इस ऑरिजिन के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम चाहिए, तो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। और ऑब्वियस है कि यहां पर वेक्टर आर है पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर है पोजीशन वेक्टर of particle relative to axis, relative to axis। और ऑब्वियस है वेक्टर P है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। और वेक्टर L है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। अब इसी में अगर हम और आगे बात करें तो कह सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी मूविंग पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन हम बोल रहे हैं, दैट इज वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। और इसी के मैग्नीट्यूड का अगर बात करें तो दिस इज आर पी साइन थीटा। वेक्टर आर का ये डायरेक्शन है, P का ये डायरेक्शन है, दोनों के बीच का ये एंगल थीटा है। और अगर हम ये लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम को ऐसे एक्सटेंड करें तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, तो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो दिस इज आर साइन थीटा। तो इसी को हम कह सकते हैं दिस इज P इंटू एच, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसीलिए अगर इसी पर क्वेश्चन हमसे कहता है, जो कि पूछा है आईटी एडवांस में पहले, कि एक पार्टिकल मान लो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो आप इस मूविंग पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन है वो समय के साथ कैसे वेरी करेगा, बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप देखिए दिस इज द लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी कांस्टेंट है, तो नेचुरल है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब अगर इसी में एक चीज और हम कहें कि एंगुलर मोमेंटम किसी रोटेटिंग पार्टिकल का बात करें कि एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है विद स्पीड v, मास m, रेडियस r, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, v कांस्टेंट, r कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन के विषय में अगर बात करें कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल यहाँ पर है, वेक्टर r का ये डायरेक्शन, p का ये डायरेक्शन, r क्रॉस p ऊपर के तरफ, और इस ढंग से ये पार्टिकल घूमता रहेगा। एंगुलर मोमेंटम इस रोटेटिंग पार्टिकल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के हिसाब से कांस्टेंट हो। लेकिन अगर हम इसी को कॉनिकल पेंडुलम बना दें और इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो उस कंडीशन में इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा? ये वेक्टर r का डायरेक्शन है, ये p का डायरेक्शन है, ऐसे पार्टिकल घूम रहा है, तो r p, r क्रॉस p का ये डायरेक्शन, ऐसे ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, मतलब एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन o के अबाउट क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी घूम रहा तो रिजिड बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अबाउट होता है, उसका सोचने का तरीका वही है कि जो ट्रांसलेटरी मोशन में है mv, रोटेशनल मोशन में वही m इज इक्विवेलेंट टू I, और v के जगह क्या हो जाएगा, I ओमेगा। ओके, थैंक यू।